हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर के जो सीटेट के एग्ज़ाम पेपर हैं उनको आज हम देखेंगे। देखिए, जैसे कि आज ये पहला पेपर है आपका, मैं लेकर आई हूँ। ये 2016 का है, सितंबर का, जो कि प्राइमरी लेवल का है। ठीक है, प्राइमरी के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन और उनके डायरेक्ट आंसर जो हैं वो इसमें रीड करूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरे ऑप्शन पढ़ूँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये जो इसमें जो आंसर दिए हुए हैं ये कुछ एक्सप्लेन करे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं हमारे लिए। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर हम कोई टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आया है, तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं उस क्वेश्चन के आंसर को, तो उसमें कुछ हमें अलग भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जो हो सकता है कि नेक्स्ट हमें उसके क्वेश्चन हमें उसमें मिल सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये पर्यावरण अध्ययन 1 to 5 का है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा, मैं आंसर बोलती जा रही हूँ और एक्सप्लेन तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर है, निम्न जीव समूहों में से मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाने में सक्षम समूह जो है वो होता है चील का, गरुड़ एवं गिद्ध। ये जो हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर सीटेट में जो आते हैं वो हमारी एक एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें से आते हैं। तो अब हमारा टाइम बचा है काफ़ी कम, तो हमें जो है ये एक तरीके से हमारे शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। ये राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है, पर उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस तरीके की खेती को कौन सी खेती कहते हैं, इसमें ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन और भी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, अब झूम खेती कहते हैं, लेकिन झूम खेती के बारे में देखिए क्या लिखा है। झूम खेती जो है पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि भारत में अत्यधिक प्रचलित कौन सी कृषि है। तो झूम कृषि जो है वो पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि को जो है स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है और उसके बाद जो है खेती की जाती है। उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। ऐसी कृषि को ही झूम कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र वीण को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है ना। तो इसमें आंसर है, जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा जो उत्पन्न यानी कि जो कंपनों से सांप जो उसकी जो साउंड निकलता है ना, उस साउंड से जो है कंपनों से सांप जो है अनुक्रिया कर अपने सिर को हिलाता है। उसका जो कंपन निकलता है, जो साउंड निकलता है, क्योंकि सांप सुनता नहीं है, सांप जो है उसके कंपन को फील करता है ना, उसके हिसाब से वह सिर को हिलाता है, जिसे सामान्यतः लोग सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं। नेक्स्ट, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और इनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन कैसा है, तो यहाँ पे ये बताया गया है इसका आंसर, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चों को सम्मिलित होना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये आएगा, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जाता। क्योंकि देखिए, परिवार में देखिए कहाँ कहीं देखिए माता पिता बच्चे रहते हैं, कहीं संयुक्त परिवार रहता है, कहीं पे माता पिता संग रहते हैं और बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे अलग रहते हैं। तो परिवार के जो है कई प्रकार बताए गए हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है।
तो वह क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। कैसे है देखिए, मानव पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है जो भोजन के पाचन में सहायक है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है और इसे एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि जिस पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी भी कहते हैं। अब देखिए इसमें से और भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। यानी कि कुछ पेड़ हैं उनकी पत्तियों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू है, आम है, तुलसी है, पुदीना, नीम, केला आदि। फिर कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया, पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। दवाओं के गुणों वाली पत्तियों को दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह को गलत। तो इसमें आंसर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बताया गया है कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। इसका आंसर यह है, देखिए, बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों में बांटा है। ये वर्गीकरण का काम विशिष्ट एवं स्थिरीकृत है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। पहला है आपका, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर करेंगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो और सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इससे ऑप्शन में ही लग रहा है कि इसमें सी नहीं होगा, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो ऐसा कुछ नहीं होता। मेन तो हम देखिए बच्चों की रुचि का ध्यान रखेंगे और लड़के लड़कियों का समान रूप से हम रुचिकर होगा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे। तो ये तीनों इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर ये कथन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए थे आपके, प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निवारण में सहायता मिल सकती है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों से प्राप्त और बहस को अधिक सीखते हैं, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्या है आंसर, सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चे प्रणों से सीख सकते हैं। जो समूह में जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे तो बच्चे प्रणों से सीख सकते हैं, बच्चे जो हैं परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना भी सीख जाते हैं तथा सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस होती है। जब बच्चे सामूहिक क्रियाकलाप करते हैं तो बच्चों में बहसबाजी होती है जिनमें वे अधिक सीख सकते हैं। देखिए कुछ बच्चा कुछ किसी चीज़ को उसका अपने नज़रिए से बोलेगा, कोई बच्चा अपने नज़रिए से बोलेगा, तो उससे क्या होता है, जब हम किसी टॉपिक पर बात विवाद करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी नॉलेज बढ़ती है और हम कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस होती है जिससे वे अधिक सीख सकते हैं, जबकि बच्चों के अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करना सामूहिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है हमारा, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका बी, दत्त कार्य। अब ये क्या है, सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं। दत्त कार्य का मतलब यहाँ पे दल, जो बच्चे यानी कि दल जाने के अपना जो समूह अपना ग्रुप जो बना लेते हैं उसमें बच्चे जो है स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपनी भावनाओं,
विचारों यानी कि जो छात्र हैं वो अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी कल्पनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी कि वो उस चीज़ के किसी भी टॉपिक जो उनको दिया है पर्यावरण से रिलेटेड, उसमें उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या कल्पनाएं हैं, इनको वह स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करते हैं, जिससे उनके सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ दिया है, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाले होते हैं, तो इनका आंसर, ये जो हमारी एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उसमें से ये आते हैं, तो इसलिए जो बच्चे उनको नहीं पढ़ते तो वो सोचते हैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसमें जो दिया गया है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। कौन से फल होते हैं, जैसे कि आपका स्वेवैक्स है, कद्दू है, खीरा है, टमाटर, मटर, सेम, बैगन आदि। फल एक परिपक्व अंडाशय है और अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर आएगा आपका बी, कि कुछ सब्जियाँ फल होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं उन विद्यार्थियों से कहा कि उन लोगों से वह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। अब यहाँ पे ये पूछा है कि शिक्षिका ने जो विद्यार्थियों से पूछने को कहा, तो उसमें किस कौशल की आकलन की संभावना नहीं है। इसमें नहीं वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सॉरी, कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन में नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और आंसर हम बहुत जल्दी लगा देते हैं कि अरे ये तो हमें पता था। तो यहाँ पे पूछा है कि संभावना नहीं है, तो नहीं क्या है, प्रयोग। क्योंकि देखिए पूछने को कहा तो प्रश्न पूछना तो आता है, और जब हम प्रश्न पूछेंगे किसी चीज़ की तो उसकी चर्चा तो होगी ही, है ना। जब हम अपने बुजुर्ग से किसी से ये प्रश्न पूछेंगे तो भाई चर्चा भी होगी और अभिव्यक्ति भी होगी, यानी कि प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या नहीं है, प्रयोग। जैसे कि जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछना के कौशल के आकलन की संभावना होगी। किंतु प्रत्येक कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा जा रहा है वह अब दिखाई नहीं देते, तो क्योंकि उसका प्रयोग नहीं हो सकता। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। जैसे कि हम स्कूल में हैं और हम अपने बच्चों से कह देते हैं कि बेटा घर में जो आपकी रद्दी है, जो बेकार की कागज़ है, उनसे कोई अच्छी सी यूज़फुल कोई चीज़ आप बनाएं। तो इसमें जो है शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, इसमें भी देखिए नहीं है। अब अगर हम इसमें नहीं पढ़ेंगे तो इसके ऑप्शन पढ़ के हम घट से जो है लगा देंगे कि अरे भाई ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी पूछा गया है कि नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, बच्चों को पुनस्करण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। अब देखिए सीधा सी बात है कि जब हम बच्चा इस तरीके के काम करेगा तो बच्चों में पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ये तो कौशल आएगा ही। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी भी आयोजित होगी और बच्चों में सृजनशीलता का विकास भी होगा, पर इससे हम कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते, है ना। तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। अब इसके उत्तर क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें कौन क्या कर रहा है, इसमें शिक्षकों का स्वाकलन हो रहा है, यानी शिक्षक जो हैं वो अपना खुद का आकलन कर रहे हैं, या फिर बच्चों और शिक्षक दोनों अपना स्वाकलन कर रहे हैं, यानी बच्चे अपना सोच रहे हैं, शिक्षक अपना सोच रहे हैं। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन हो रहा है, शिक्षक जो है पूरा आकलन कर रहा है, या फिर बच्चों का स्वाकलन हो रहा है।
अब सोचिए, ये सवाल हम खुद से पूछते हैं ना कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, यानी हम खुद से कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों का स्व आकलन हो रहा है। कैसे? मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ये सभी मापनीय बच्चों द्वारा स्व आकलन के लिए निर्धारित की जाती हैं, जिसमें बच्चे अपनी क्रियाकलापों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आई कठिनाइयों का आकलन करते हैं और शिक्षा की सहायता से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आंसर होगा इसका डी। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या है? इसमें देखिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाई। परीक्षाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए? नहीं। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए? नहीं। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए? ये ठीक है, ये होना चाहिए। ये पर्यावरण अध्ययन की कठिन पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे आसानी से सीखते हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही है। 14 क्वेश्चन ही करा रही हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगा बड़ा, फिर आप लोग बीच में से छोड़ के भाग जाएंगे। और इसका जो है मैं सेकंड पार्ट डाल दूंगी अभी थोड़ी ही देर में। तो ये पेपर मेरा पूरा जो है 2016 का कंप्लीट हो जाएगा। तो बस, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस समय इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इसमें जितने भी सीटेट के अभी तक आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम अभी ये ऑडियो के थ्रू ही मैं आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी इस तरीके का कोई वो नहीं है जो मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन, इसलिए मैं इस तरीके से लेकर आई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। बाय बाय।